भारत का एक राज्य जहां सिनेमा के पोस्टर राजनीतिक होर्डिंग्स में तब्दील हो गए, जहां फिल्म के डायलॉग चुनावी नारे बन जाते हैं और जहां एक एक्टर का सिर्फ एक इशारा लाखों वोट्स की दिशा बदल सकता है। एक ऐसा राज्य जहां राजनीति और सिनेमा एक दूसरे में घुले मिले। वहां एक नए सुपरस्टार ने सियासी मैदान में एंट्री मारी। लाखों फैंस और बदलाव के वादे के साथ जोसेफ विजय, जिन्हें लोग थालापति यानी कमांडर बुलाते हैं, तमिलनाडु की सियासत में हलचल मच रहे हैं। उनकी एक झलक के लिए हजारों की भीड़ पागल हो जाती है। लेकिन क्या विजय की कहानी कोई नई कहानी है, या ये उसी 80 साल पुरानी बगावत का एक नया फेस है जो उस शख्स पेरियार के साथ शुरू हुई थी? पेरियार, जिन्होंने भगवान को चुनौती दी, जाति व्यवस्था की जड़ें हिलाई और एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या विजय उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर वो द्रविड़ पॉलिटिक्स के 100 साल के हिस्ट्री को पलटकर एक नई कहानी लिखने आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 100 साल पीछे चलना होगा। उस दौर में जब तमिलनाडु तमिलनाडु नहीं बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी था, और जब पूरा समाज बगावत की आग में सुलग रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी का समाज एक पिरामिड जैसा था। सबसे ऊपर मुट्ठी भर ब्राह्मण, जिनका शिक्षा, सरकारी नौकरियों और धर्म पर कब्जा था, और नीचे जातियों बटी एक विशाल गैर ब्राह्मण आबादी। यह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, ये रोज का अपमान था। कुछ सड़कों पर निचली जातियों के लोगों का चलना तक मना था। मंदिरों में उनका प्रवेश नामुमकिन था। माहौल ऐसा था कि बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बने इरोड वेंकटप्पा रामासामी, जिन्हें आज दुनिया पेरियार के नाम से जानती है। दिलचस्प बात यह है कि पेरियार ने अपनी राजनीति कांग्रेस पार्टी से शुरू की थी। वो गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे, लेकिन जल्द ही उनका मोह भंग हो गया। 1924 में केरल के वैकोम मंदिर के पास एक घटना हुई। मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों पर दलितों का चलना मना था। इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू हुआ तो पेरियार इसका नेतृत्व करने पहुंचे हुए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल हुई, लेकिन वो झुके नहीं। इस घटना ने उन्हें वैकोम का हीरो बना दिया, पर साथ ही उन्हें कांग्रेस की हकीकत भी दिखा दी। उन्होंने देखा कि पार्टी के अंदर भी जाति का मतभेद कितना गहरा है। और फिर 1925 में वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस के एक ही गुरुकुल में उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अलग अलग थी। बस यही वो पल था जब पेरियार के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जिसने तमिलनाडु के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आत्म सम्मान आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सदियों से दबे हुए समाज के स्वाभिमान को जगाना था। पेरियार ने तर्क और विज्ञान की बात की। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए, मूर्ति पूजा को ढकोसला बताया और धर्म को शोषण का हथियार कहा। उन्होंने कहा कि शादी के लिए पंडित या रस्मों की नहीं बल्कि दो इंसानों के आपसी सम्मान की जरूरत है। उन्होंने महिलाओं की आज़ादी, गर्भ निरोधक और संपत्ति के अधिकार की वकालत की, जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। पेरियार की बगावत सिर्फ सामाजिक नहीं, सांस्कृतिक भी थी। जब उत्तर भारत से हिंदी थोपने की कोशिश हुई तो पेरियार ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनके लिए सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि अपनी द्रविड़ पहचान को बचाने की लड़ाई थी। उन्होंने जस्टिस पार्टी को संभाला और 1944 में इसका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम यानी डीके रख दिया। पेरियार ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो हमेशा एक समाज सुधारक ही रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी विचारधारा की आग जलाई जो आज भी तमिलनाडु की राजनीति में धधक रही है। उनके शिष्य सत्ता का खेल समझ चुके थे और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। तो पेरियार की विचारधारा एक पॉलिटिकल पार्टी में कैसे बदली? ये सब एक बंटवारे से शुरू हुआ। पेरियार के सबसे करीबी शिष्य थे CN अन्नादुराई, जिन्हें लोग प्यार से अन्ना यानी बड़ा भाई कहते थे। अन्ना एक बेहतरीन लेखक और जबरदस्त वक्ता थे। वो पेरियार का सम्मान करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स पर उनके विचार अलग थे। पेरियार मानते थे कि चुनावी राजनीति एक दलदल है, जबकि अन्ना का मानना था कि समाज बदलने के लिए सत्ता में आना जरूरी है। ये मतभेद तब और गहरा हो गया जब 70 साल के पेरियार ने 32 साल की मनियम माई से शादी करने का फैसला किया। अन्नादुराई और उनके समर्थकों के लिए यह सिर्फ एक निजी मामला नहीं बल्कि आंदोलन के भविष्य का सवाल था। नतीजा,
1949 में अन्नादुराई ने अपने साथियों के साथ द्रविड़ कड़गम से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके। ये द्रविड़ आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डीएमके ने पेरियार के सामाजिक न्याय और द्रविड़ पहचान के विचारों को तो अपनाया, लेकिन उसे चुनावी राजनीति के सांचे में ढाल दिया। शुरुआत में अन्नादुराई ने भी पेरियार की द्रविड़ नाडु यानी अलग द्रविड़ देश की मांग को जारी रखा, लेकिन 1962 के चीन युद्ध के बाद बने सख्त कानून के चलते उन्होंने ये मांग छोड़ दी। अब भारत के अंदर ही तमिलनाडु के हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। डीएमके का उदय किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन को ऐसी हवा दी कि हजारों छात्र और नौजवान सड़कों पर उतर आए, ट्रेन रोकी गई और कई लोगों ने तो आत्मदाह तक कर लिया। इस आंदोलन ने डीएमके को तमिलनाडु के घर घर तक पहुंचा दिया और इस काम में उनका सबसे बड़ा हथियार बना सिनेमा। डीएमके सिर्फ भाषणों के दम पर नहीं जीती, उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार जो सीधा लोगों के दिलो दिमाग पर असर करता था, सिनेमा। और इस हथियार के दो सबसे बड़े महारथी थे, एक लेखक और दूसरा एक्टर। लेखक थे मुथुवेल करुणानिधि, एक ऐसा कलमकार जिसके डायलॉग आग उगलते थे। उनकी फिल्म्स के किरदार ब्राह्मणवादी सिस्टम पर सवाल उठाते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे और द्रविड़ गौरव के गीत गाते थे। सेंसरशिप से बचने के लिए वो पौराणिक कहानियों की आड़ में अपनी विचारधारा को बड़ी चालाकी से पेश करते थे। करुणानिधि सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक जमीनी नेता भी थे और इन डायलॉग को पर्दे पर जिंदा करने वाले महानायक थे मारुदूर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर। एमजीआर पर्दे पर गरीबों के मसीहा थे। वो जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और हमेशा सच का साथ देते थे। लोगों के लिए वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि भगवान जैसे थे। 1953 में एमजीआर डीएमके में शामिल हुए और देखते ही देखते पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन गए। करुणानिधि का लेखन और एमजीआर का अभिनय, इस जोड़ी ने डीएमके के लिए चमत्कार कर दिया। 1967 में डीएमके ने कांग्रेस को हराकर तमिलनाडु में सरकार बनाई। अन्नादुराई मुख्यमंत्री बने। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक क्रांति थी। लेकिन यह सुनहरा दौर ज्यादा नहीं चला। 1969 में अन्नादुराई के निधन के बाद करुणानिधि मुख्यमंत्री बने और यहीं से एमजीआर और करुणानिधि के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। एमजीआर ने पार्टी के हिसाब किताब में पारदर्शिता की मांग की, जो सीधे तौर पर करुणानिधि के नेतृत्व पर सवाल था। नतीजा ये हुआ कि 1972 में करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। एमजीआर के समर्थकों ने पूरे तमिलनाडु में हंगामा कर दिया। एमजीआर ने इस गुस्से को एक नई राजनीतिक ताकत में बदल दिया और अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK। उन्होंने पार्टी के नाम में अन्ना को जोड़ा, ये दिखाने के लिए कि असली विरासत उनके साथ है। 1977 के चुनाव में एमजीआर की AIADMK ने डीएमके को बुरी तरह हराया। एक फिल्म स्टार अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री था। एमजीआर ने साबित कर दिया कि तमिलनाडु में सत्ता का रास्ता सिनेमा के रूपहले पर्दे से होकर जाता है। वो अपनी मृत्यु यानी 1987 तक मुख्यमंत्री बने रहे। एमजीआर के निधन ने तमिलनाडु की राजनीति में एक खालीपन छोड़ दिया। इसे भरने के लिए दो दावेदार सामने आए। एक तरफ थी एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन और दूसरी तरफ थी एमजीआर की हीरोइन और AIADMK की प्रचार सचिव जयललिता। 150 से ज्यादा फिल्म में काम कर चुकी जयललिता एमजीआर की राजनीतिक उत्तराधिकारी बनकर उभरी। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने एमजीआर की विरासत पर सफलतापूर्वक अपना दावा ठोका और AIADMK को फिर से एकजुट किया। और इसी के साथ तमिलनाडु की राजनीति के सबसे नाटकीय दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था दो ध्रुवों के बीच कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी। एक तरफ डीएमके के कैलेनार यानी कला के विद्वान एम करुणानिधि, तो दूसरी तरफ AIADMK की पुरेची थेलाइवी यानी क्रांतिकारी नेता जयललिता, जिन्हें उनके समर्थक अम्मा कहते थे। अगले 3 दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति इन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती रही। सत्ता एक पेंडुलम की तरह डीएमके और AIADMK के बीच झूलती रही। एक चुनाव करुणानिधि जीते तो दूसरा जयललिता। ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं बल्कि एक पर्सनल जंग बन चुकी थी। विधानसभा में मारपीट हुए,
एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और दोनों ने एक दूसरे को जेल भेजने की पूरी कोशिश की। इस दौर में लोक लुभावन योजनाओं की बाढ़ आ गई। अम्मा कैंटीन में सस्ता खाना, मुफ्त लैपटॉप, टीवी और मिक्सर ग्राइंडर, इन योजनाओं ने जयललिता को गरीबों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। लेकिन इस स्याही जंग का एक स्याह पहलू भी था। भ्रष्टाचार बढ़ता गया और राजनीति का असर गिरता चला गया। 2016 में जयललिता और 2018 में करुणानिधि के निधन के साथ तमिलनाडु की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। और अब इसी राजनीतिक शून्य में एक नए स्टार ने एंट्री ली है। एक ऐसा स्टार जो पर्दे पर सालों से आम आदमी की आवाज बनता आया है और अब हकीकत में भी वही करने का वादा कर रहा है। जोसेफ विजय, जिन्हें उनके करोड़ों फैंस थलापति कहते हैं, तमिलनाडु के सबसे बड़े फिल्म स्टार में से एक है। उनकी फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक कमेंट्री होती है। भ्रष्टाचार, महंगी शिक्षा, किसान की आत्महत्या, उनकी फिल्म में ये मुद्दे बार बार दिखते हैं। पर्दे पर वो एक ऐसे हीरो की इमेज बनाते हैं जो भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता है। सालों से अटकलें थी कि विजय राजनीति में आएंगे और आखिरकार फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कलगम यानी टीवीके की घोषणा कर दी। विजय का राजनीति में आना काफी हद तक एमजीआर के रास्ते पर चलने जैसा है। एमजीआर की तरह विजय भी अपनी फिल्म में लोकप्रियता की राजनीतिक ताकत में बदलना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति खत्म करने की बात करते हैं, जो सीधा सीधा डीएमके और एआईएडीएमके पर निशाना है। लेकिन विजय एमजीआर की कॉपी नहीं है और यही वो द्रविड़ राजनीति के स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं। पेरियार की विचारधारा नास्तिकता पर आधारित थी। अन्नादुराई से लेकर एमजीआर और करुणानिधि तक सब ने उस विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन विजय की राजनीति में आध्यात्मिकता की भी जगह है। वे सभी धर्मों के सम्मान की बात करते हैं। उनकी राजनीति किसी एक धर्म या जाति से परे एक तमिल पहचान बनाने की कोशिश करती है, जो पेरियार के तर्कवादी आंदोलन से एक बड़ा बदलाव है। हालांकि उनकी राह आसान नहीं है। राजनीति का मैदान फिल्मों से बहुत अलग है। इसका एक कड़वा सच उन्हें हाल ही में करूर में देखने को मिला, जहां उनके एक कार्यक्रम में भीड़ के कुप्रबंधन के चलते एक दुखद हादसा हो गया और कई लोग घायल हो गए। इस घटना ने उनके संगठन की अनुभवहीनता को सामने ला दिया है। तो क्या विजय द्रविड़ राजनीति के 100 साल पुराने समीकरण को बदल पाएंगे? क्या वो अगले एमजीआर बन पाएंगे या रजनीकांत की तरह आखिरी मौके पर पीछे हट जाएंगे? इस सवाल का जवाब 2026 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में क्या होगा? इस बार का मुकाबला पहले जैसा नहीं है। ये एक तरफा लड़ाई होने वाली है। एक तरफ है सत्ताधारी डीएमके, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एआईएडीएमके, जो जयललिता के बाद अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। और इन दो दिग्गजों के बीच इस बार दो नए और शक्तिशाली खिलाड़ी है। एक थलापति विजय की टीवीके और दूसरी सीमा की नाम तलीमर कच्ची एनटीके, जो आक्रामक तमिल राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। शुरुआती सर्वे और ओपिनियन पोल में एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक विजय की नई पार्टी टीवीके को करीब 23.9% वोट मिल सकते हैं, जो किसी भी नई पार्टी के लिए एक जबरदस्त शुरुआत है। वहीं डीएमके गठबंधन को लगभग 40.1% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाया गया है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन को करीब 29% वोट मिलने का अनुभव है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि विजय शायद पहली बार में सरकार ना बना पाए, लेकिन वो किंगमेकर की भूमिका जरूर निभा सकते हैं। उनका वोट शेयर सीधे तौर पर डीएमके और एआईएडीएमके के वोट बैंक में सेंध लगाएगा। वो उन युवा और नेचुरल वोटर्स को खींच रहे हैं जो दोनों पुरानी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। ये चुनाव सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य क्या होगा। क्या ये डीएमके और एआईएडीएमके के चक्र में फंसी रहेंगी या विजय जैसे नए खिलाड़ी इस खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल देंगे? तो हम कहानी के अंत में उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या थलापति विजय पेरियार से शुरू हुई 100 साल पुरानी द्रविड़ विरासत का अगला अध्याय है, या वो इस किताब को ही बदल रहे हैं? जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है।
एमजीआर की तरह वो सिनेमा की लोकप्रियता को राजनीति शक्ति में बदल रहे हैं। वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ और आम आदमी के मसीहा के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं। ये द्रविड़ राजनीति का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। लेकिन पेरियार की नास्तिकता से दूर आध्यात्मिकता को अपनाकर वो इस कहानी में एक नया पन्ना भी जोड़ रहे हैं। वे एक ऐसी राजनीति की बात कर रहे हैं जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम, विकास और पारदर्शिता पर केंद्रित हो। पेरियार की बगावत सामाजिक बराबरी के लिए थी। अन्नादुराई ने उसे सामाजिक शक्ल दी। एमजीआर और करुणानिधि ने उसमें सिनेमा का ग्लैमर मिलाया। जयललिता ने उसे एक अवैध किले में बदला और अब विजय उसी किले की दीवार को हिला रहे हैं। तमिलनाडु की 100 साल पुरानी ये कहानी बगावत, पहचान, सिनेमा और सत्ता की कहानी है। मंच सज चुका है, किरदार तैयार है और 2026 में तमिलनाडु के करोड़ों मतदाता ये फैसला करेंगे कि इस महागाथा का अगला हीरो कौन होगा। एक बात तो तय है, तमिलनाडु की राजनीति का सबसे अप्रत्याशित अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इस बहस पर आपकी क्या राय है? क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक अस्थायी बदलाव ला पाएंगे? क्या वो अगले एमजीआर बन सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भारत की राजनीति और इतिहास की ऐसी दिलचस्प कहानी में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल प्राइम माई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।